हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बाकी के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहिए। नोट से करना है तो नोट से करते रहिए, वीडियो से करना है तो वीडियो से करते रहिए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिएगा, ये पिछले रिवीजन लेक्चर में स्किप हो गया था। चार्टर एक्ट 1813 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। चार्टर एक्ट 1813 की बात कर लिया तो इसके तहत कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार होता है इसको समाप्त कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्व के साथ अर्थात भारत के साथ व्यापार कर सकती है। तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार होता है इसको समाप्त कर दिया जाता है, एक्सेप्ट। लेकिन किसको छोड़कर? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। चाय और चीन के साथ जो व्यापार था इसको छोड़कर बाकी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर जो एकाधिकार होता है वो कायम रखा जाता है इस एक्ट के तहत। ठीक है, आगे 1833 में कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सब देख ही लिए। तो ये देख लीजिए। हाँ, उसके बाद पहली बार शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया जाता है इस एक्ट के तहत। कितने लाख रुपए? प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। हालांकि ये पैसे मिलते नहीं 1823 तक, वो अलग बात है, बट पहली बार भारतीय शिक्षा पर खर्च का प्रावधान किया जाता है। और वो अमाउंट कितना होता है? हर साल प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत जो ईसाई मिशनरी होते हैं उनको छूट दे दी जाती है कि वो यहाँ पर आकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं। और ये भी देख लीजिएगा, शायद उसमें छूट गया था ये। संघ सूची के अंतर्गत जो अभी कितने विषय आते हैं, वर्तमान में बात की जाए तो 100 विषय आते हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत 61 और समवर्ती सूची के अंतर्गत 52। प्रारंभ में कितने थे? देखिए, संघ सूची के अंतर्गत 97, राज्य सूची के अंतर्गत 66 और समवर्ती के अंतर्गत 47। ये वर्तमान में 100, 61, 52। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। लोकसभा तक बातें हो चुकी हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो ये पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है। इसमें जो सीटों का आवंटन किया गया है, देखिए मैक्सिमम 250 सीटें आवंटित की गई हैं, जिसमें 238 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत सीटें आ जाएंगी और 12 सीटें जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। और ये जो मनोनीत होते हैं लोग, ये किस क्षेत्र से आते हैं? ये साहित्य की बात कर लीजिए, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, इनमें जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको इसमें मनोनीत किया जाता है। 12 सीटों के अंतर्गत उनका मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। वर्तमान में कितनी सीटें भरी जाती हैं? 245 सीटें ही भरी जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत का कुछ हिस्सा आप पीओके देख लीजिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, तो उधर वाली सीटें वैकेंट रह जाती हैं। वर्तमान की बात कर लीजिए तो 245, जिसमें 225 हो जाते हैं राज्य से और 8 केंद्र शासित प्रदेश से। तो इधर की तरफ मैंने ये दिखा दिया है कि दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू एंड कश्मीर की बात कर ली जाए तो यहाँ से 4 सीटें भरी जाती हैं। उसके बाद 12 तो मैंने ये बता ही दिया है कि राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत की जाती हैं। उसके बाद है, ये मैंने बता दिया है। नहीं, ये लोकसभा में आप समझ गए होंगे कि वो एक अस्थायी सदन होता है, जबकि इसकी बात कर लीजिए राज्यसभा की तो ये एक स्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिएगा कि इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। और देखिए 1/3 सदस्य, इंपॉर्टेंट है, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो है ना, प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर्ड होते हैं। हर 2 साल पर हर दूसरे वर्ष क्या होता है? सेवा निवृत्त होते हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, मतलब कभी भी इसका विघटन पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। उसके बाद योग्यता की बात कर ली जाए कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। ठीक है, ये जो छूट दी गई थी किस एक्ट के तहत? जैसे ये देखिएगा आप, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसको बाद में भी हम देखने वाले हैं। तो इसी में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 2003 में ये संशोधन किया गया था। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद बात करें निर्वाचन की, बात करें तो ये सब जो तकनीक है इनकी बातें हमने कर ली हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से इनका निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा एवं अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। ये सब आपको पता ही है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है।
सभापति की बात कर ली जाए तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उपसभापति की बात कर ली जाए तो उपसभापति का जो चयन होता है ये राज्यसभा का द्वारा ही चयन होता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को उपसभापति बना दिया जाता है। और ये उपसभापति जो है ये त्यागपत्र किसको दे सकता है, सभापति को, और राज्यसभा के बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है उपसभापति को। बहुमत की बात हम करने वाले हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्य, ये सारी बात हम करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये जो देख रहे हैं केंद्र राज्य संबंध से संबंधित ये आर्टिकल्स हैं, बट यहीं पर आप देख लीजिए, जैसे आर्टिकल 249 की बात कर ली जाए, 249 की बात कर ली जाए तो ये क्या कहता है, ये कहता है ना कि अगर राज्यसभा में उपस्थित सदस्य जो है ना 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से राज्य सूची का कोई विषय है उसको अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देते हैं कि वो राष्ट्रीय महत्व के लिए आवश्यक है, ठीक है, तो संसद उस पर विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, मतलब वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये साबित कर दे कि वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बहुमत की बात हम करने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, आर्टिकल 250 की बात कर ली जाए तो 250 क्या कहता है कि आपातकाल के टाइम में, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अगर आपातकाल लगा हुआ है तो उस समय राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 252 की बात कर लीजिए तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा, अगर कोई राज्य सूची का विषय है उस पर 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल अगर प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ लिखा हुआ है वही, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिकल 312 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इस आर्टिकल के तहत राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। हाँ, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, ऐसी ही कोई सेवाएं और सृजित की जा सकती हैं राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये सब फैक्चुअल बातें हैं, जैसे कि राज्यसभा का जो गठन किया जाता है 3 अप्रैल 1952 को किया जाता है और पहली जो बैठक होती है 13 मई 1952 को, तो ये फैक्चुअल बातें हैं। अब बात कर लेते हैं विधेयक की। आपको पता है कि कोई भी एक्ट कानून बनाने से पहले विधेयक पेश किया जाता है, फिर वो राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति का साइन होने के बाद विधेयक जो होता है वो अधिनियम में बदल जाता है, एक्ट में बदल जाता है, कानून में बदल जाता है। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। चलिए हम विधेयक की बात कर लेते हैं। विधेयक में सबसे पहले धन विधेयक की बात करते हैं। मनी बिल की बात करें तो आर्टिकल 110 में ये बात कही गई है, धन विधेयक की बात कही गई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। आर्टिकल 110 धन विधेयक, धन विधेयक के अंतर्गत कौन कौन से विधेयक आ जाएंगे ये देख लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो संचित निधि, आकस्मिक निधि, संचित निधि, आकस्मिक निधि की बात हम करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो संचित निधि एवं आकस्मिक निधि के उपयोग से संबंधित अगर कोई विधेयक है, किसी टैक्स को लगाना, समाप्त करना या फिर परिवर्तित करना हो, भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेना आदि से संबंधित जितने भी विधेयक हैं ये धन विधेयक के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। आर्टिकल 110 जरूर ध्यान रख लीजिएगा। घोषित कौन करता है कि ये धन विधेयक ही है, तो ये घोषित करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान जरूर रख लीजिएगा। और धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की, यहाँ पर मैंने लिखा है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर लोकसभा में पेश करने के बाद यहाँ से पारित होकर जाएगा कहाँ पर, राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा इसे ना संशोधित कर सकती है ना ही अस्वीकार कर सकती है। अगर उनको कुछ भी करना है तो 14 दिन से पहले वो करके भेज दें, ठीक है। लेकिन इतना मान के चलिए कि ना वो संशोधित कर सकते हैं ना अस्वीकार कर सकते हैं, और 14 दिन के भीतर अगर नहीं भी लौटाते हैं तो स्वतः ही पारित हो जाएगा वो विधेयक, ठीक है। 14 दिन के भीतर लौटाना आवश्यक है, अन्यथा स्वतः ही पारित माना जाएगा। ये बात समझ लीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं होगी, राज्यसभा और लोकसभा की एक साथ बैठक नहीं होगी, संयुक्त बैठक नहीं होती है, यहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है धन विधेयक में। तो ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद वित्त विधेयक थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जो धन से संबंधित, मतलब इनके अलावे बाकी धन से संबंधित जो विधेयक हैं ये वित्त विधेयक हो जाएंगे। वित्त विधेयक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो उसमें क्या था कि लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा
और राज्यसभा के पास जब जाएगा तो राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं है संशोधित करने का या फिर अस्वीकार करने का, कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ पर है वित्त विधेयक में है आर्टिकल, ये ध्यान रख लीजिएगा 117, वित्त विधेयक 117। तो वित्त विधेयक के पास, वित्त विधेयक के लिए राज्यसभा के पास अधिकार है संशोधित या फिर अस्वीकार करने का, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर संयुक्त बैठक किया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, आयोजित किया जा सकता है, तो ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। ये टाइप ध्यान रख लीजिएगा, वित्त विधेयक टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 की बात कर ली जाए तो इसको पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। टाइप 2 की बात कर ली जाए तो इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है पहले, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक की। देखिए, और संविधान संशोधन विधेयक से पहले एक साधारण विधेयक की तरफ आ जाइए, ये देख लीजिए एक नज़र। जैसे कि मतलब कोई विधेयक जो ना धन विधेयक है ना वित्त विधेयक है, ठीक है, जो धन वित्त संविधान संशोधन, मतलब जो ना धन विधेयक है ना वित्त विधेयक है ना संविधान संशोधन विधेयक है, वो कौन से विधेयक होंगे? साधारण विधेयक होंगे। इसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है, संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, और राष्ट्रपति की सहमति के, ये सब मैंने बता दिया है कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक जो होता है एक्ट बन जाता है अंततः। हाँ, अब बात कर लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन की बात, यह आर्टिकल ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिकल 368, 368। तो संविधान संशोधन की बात कर ली जाए तो ये दो तरह से इसको पास किया जाता है। एक तो होता है विशेष बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत प्लस राज्य के द्वारा। ये जो है ये संविधान संशोधन के अंतर्गत ये नहीं आता है साधारण बहुमत, ये यहाँ पर गलती से मैंने लिख दिया है, आप ध्यान रख लीजिएगा, ये दो ही आते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ बाकी विधेयक के लिए जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है साधारण बहुमत की। तो साधारण बहुमत की बात कर लीजिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ 50% + 1, कहने का मतलब ये हुआ, इस साधारण बहुमत की बात कर लीजिए तो जो सदन है, सदन में दोनों सदन की बात कर रहे हैं, तो सदन में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका अगर 50% + 1 उम्मीदवार अगर वोट कर देते हैं तो साधारण बहुमत के द्वारा जो वो प्रस्ताव है वो पारित हो जाएगा। मतलब 50% + 1, मान लीजिए 400 उम्मीदवार उपस्थित हैं तो 400 में 200 तो 50 हो जाएगा, 50% हो जाएगा, और 200 में एक और ऐड कर लीजिए, अगर 201 लोग पक्ष में वोट कर देते हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो साधारण बहुमत इसको बोला जाता है 50% + 1। तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा। इसके तहत ये एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण करना हो या फिर राज्य क्षेत्र की सीमा और नाम में परिवर्तन करना हो तो इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है साधारण बहुमत। तो ये बातें ध्यान रख लीजिएगा। और ये बात करें ना साधारण बहुमत की, संविधान संशोधन विधेयक की बात कर लीजिए तो इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है पहले, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। जैसे वहाँ देखें ना हम कि धन विधेयक की बात करें तो उसको कहाँ पेश किया जा सकता है? सबसे पहले तो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा उसको, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। और संविधान संशोधन के केस में भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, तो यह ध्यान रख लीजिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्य, ये क्या होता है। देखिए, विशेष बहुमत की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये 2/3 मैंने लिखा है तो इससे आपको बातें ध्यान आ जाएंगी। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। हाँ, तो विशेष बहुमत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, विशेष बहुमत की बात कर ली जाए तो लोकसभा का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य संख्या 543 है, ठीक है। तो कुल सदस्य संख्या का सबसे पहले तो बहुमत होना चाहिए। बहुमत का मतलब ये हो गया 50% + 1, मतलब 272 हो जाएगा, ये 272। तो सबसे पहले तो बहुमत होना चाहिए कुल सदस्य संख्या का, उपस्थित की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, और साथ ही साथ जितने उपस्थित लोग हैं, उपस्थित एवं मतदान करने वाले लोग हैं, उनका 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत, मतलब 272 तो ये है। उसके बाद कम से कम कितना समर्थन चाहिए? 2/3। 2/3 का मतलब ये हुआ कि 543 तो कुल हो गए, कुल का आधा 272 हो गया, ठीक है। 50% + 1, 50% + 1 हो गई ये 272, ठीक है। 2/3 का मतलब आपको समझा देता हूँ। जो उपस्थित लोग हैं ना, उसमें उपस्थित लोग एवं जो मत देने वाले लोग हैं उनका 2/3, कम से कम 2/3 समर्थन जरूरी है। 2/3 का मतलब ये हुआ, मान लीजिए 543 में 450 ही उपस्थित हैं, 450 ही उपस्थित है, तो इनका 2/3 कितना हो गया, ये काट दीजिए, 150 हो जाएगा, मतलब 300, 300 हो गए, ठीक है। ये 300 हो गए, ये 272 यहाँ पर है। तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सबसे पहले तो बहुमत होना चाहिए, और साथ ही साथ जो उपस्थित हैं उसमें उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो लोग हैं उनका
2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत आवश्यक है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो विशेष बहुमत की बात कर लिए तो 2/3 बहुमत से ये सारी बातें आपको ध्यान आ जाएंगी, रिवीजन आराम से आपका हो जाएगा। इसके अंतर्गत अगर बात कर लीजिए तो देखिए, मौलिक अधिकार में अगर कोई परिवर्तन करना है डीपीएसपी आदि में तो विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, विशेष बहुमत प्लस राज्य के द्वारा कब किया जाता है। मतलब संघीय ढांचे से संबंधित कोई विषय होता है ना, तो वहाँ पर विशेष बहुमत और राज्यों की ज़रूरत पड़ती है। विशेष बहुमत तो मैंने आपको समझा ही दिया है, सेम वही बात है। और यहाँ पर राज्य की बात आ जाती है, मतलब आधे से अधिक राज्यों का समर्थन जरूरी है। जैसे जीएसटी की बात कर लीजिए, जीएसटी जब पारित किया गया था, ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। विशेष बहुमत और राज्यों के द्वारा जो, मतलब जहाँ पर ऐसे बहुमत की जरूरत पड़ती है वो कौन सा विषय है, जिस संघीय ढांचे से संबंधित कोई विषय हो। राष्ट्रपति की बात कर लिया, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव और उसकी रीति से संबंधित कोई बात हो आदि, ये सारी बातें हैं, तो उनमें विशेष बहुमत एवं राज्यों की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं साधारण विधेयक, मैंने आपको समझा ही दिया है। सार्वजनिक विधेयक आप ध्यान रख सकते हैं कि सार्वजनिक विधेयक किसको बोला जाता है, जो विधेयक मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। कोई भी मंत्री हो, उनके द्वारा अगर पेश किया जा रहा है तो वो सार्वजनिक विधेयक है। निजी विधेयक की बात कर ली जाए तो मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य, ठीक है, जो मंत्री नहीं है, बाकी सदस्य अगर विधेयक को पेश करते हैं तो उनको बोला जाता है प्राइवेट, निजी विधेयक, प्राइवेट विधेयक, संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा अगर पेश किया जाता है तो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद संयुक्त बैठक की बात बार बार आ रही है, तो संयुक्त बैठक की बात आर्टिकल 108 में की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 108 अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक बुलाया किनके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ये सब ध्यान रख सकते हैं आप। अब तक कितनी बार बुलाया जा चुका है, जैसे ये देखिए, दहेज निरोधक विधेयक 1961 में आया था, तो उसमें संयुक्त बैठक बुलाया गया था। फिर बैंक सेवा आयोग से संबंधित ये 1978। पोटा की बात कर ली जाए तो ये सब एग्जाम्पल्स आप ध्यान रख सकते हैं। और हाँ, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि संयुक्त बैठक किसमें किसमें बुलाई जा सकती है। साधारण विधेयक में तो बुलाया ही जा सकता है, वित्त विधेयक में भी, तो ये सब मैंने बता ही दिया है। रिवीजन क्रम में आप ये सब देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा, संसद की बात करें या फिर राज्य विधानसभा की बात करें तो उनके कोई भी सदस्य अगर लगातार 60 दिनों तक, लगातार 60 दिनों तक बिना सूचना के, बिना सूचित किए एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। ठीक है, लगातार 60 दिनों तक, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये एक फैक्चुअल बात है। राज्यसभा के लिए प्रथम मनोनीत जो अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, तो ये फैक्चुअल बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की, संसदीय समिति की बात कर लीजिए तो दो तरह की समितियाँ आप देखने को मिलेंगी आपको। एक तो स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी की बात कर लीजिए, और दूसरी बात करते हैं तदर्थ कमेटी की, एडहॉक कमेटी की बात कर लीजिए। तो स्थायी समिति की बात कर लीजिए तो ये स्थायी होती है ये, ठीक है, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, मतलब इनका गठन हर वर्ष किया जाता है। एंड एडहॉक कमेटीज की बात कर लीजिए, तदर्थ समिति की बात कर लीजिए, तो ये विशेष उद्देश्य के लिए इनका गठन किया जाता है। ये ध्यान रख लीजिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए इनका गठन किया जाता है, इसीलिए इनकी जो प्रकृति होती है अस्थायी होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही काम पूरा हुआ इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कार्यकाल की बात कर लीजिए तो काम पूरा होने तक, ठीक है। ये इनके जो गठन किए जाते हैं, अध्यक्ष, सभापति, सदन के द्वारा ये सब गठन किया जाता है। आगे हम एक एक करके जितनी भी समितियां, महत्वपूर्ण समितियां हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि स्थायी समिति के अंतर्गत आप देख सकते हैं वित्तीय प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति की बात कर लीजिए, लोक लेखा समिति की बात करें, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर लीजिए तो देखिए, इसमें जो कुल सदस्य होते हैं कुल 22 होते हैं। 15 लोकसभा से आएंगे, ठीक है, और 7 राज्यसभा से आएंगे। 15 + 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ध्यान रख लीजिएगा। लोक लेखा समिति की बात करें तो इनका जो प्रमुख कार्य होता है, ये सरकार के जो वित्तीय लेखा होता है एवं उनका जो रेगुलेशन होता है, इनको ये देखते हैं। और साथ में बात कर ली जाए तो सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उनका परीक्षण, ये सब इनके काम है। उद्देश्य की बात करें तो ये इनका प्रमुख कार्य से समझ गए होंगे कि इनका उद्देश्य क्या रहता है। सार्वजनिक जो व्यय है उन पर संसदीय नियंत्रण बनाए रखना लोक लेखा समिति का काम है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये सामान्यतः विपक्ष के सदस्य होते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, सामान्यतः विपक्ष के सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, ठीक है। लोक लेखा समिति की बात करें तो ये अपनी रिपोर्ट किनको प्रस्तुत करती हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद प्राक्कलन समिति में आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि इनके जो सदस्य होते हैं ना, कुल सदस्य यहाँ पर 30 होंगे, 30 होंगे, और 30 के 30 कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे। तो ये बस ध्यान रख लीजिएगा। इनका भी उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण।
तो ये सारी बातें ध्यान आप रख लीजिए। उसके बाद ये देख लीजिए, सरकारी उपक्रम समिति की बात कर लीजिए, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जैसे PSU वगैरह हो गए। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इनके जो कुल सदस्य होते हैं 22 होते हैं। ये लोक लेखा समिति की जैसे 15 लोकसभा से होंगे और 7, ये गलत लिखा गया यहाँ पर, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आर होगा यहाँ पर, ये RS लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद इनका जो प्रमुख कार्य होता है, जो भी सरकारी उपक्रम है जैसे PSU का मैंने बोला है, तो उन पर रिपोर्ट तैयार करना। तो ये सारी बातें। उसके बाद बात करते हैं न्यायपालिका की। जुडिशरी की बात कर ली जाए तो अपने यहाँ की जो न्यायपालिका है, अपने यहाँ की जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही देख रहे हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था की संकल्पना की गई है, क्योंकि आपको पता है कि टॉप पर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी के अंडर में बाकी सारे न्यायालय आते हैं। तो क्रम की बात कर लिया तो सबसे ऊपर शीर्ष पर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट आ जाएगा, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आ जाएंगे। सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट की बात करेंगे। एक एक करके सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली जाए तो 26 जनवरी 1950 अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना होती है। इसका उद्घाटन किया जाता है 28 जनवरी 1950 को। तो ये फैक्चुअल बातें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। शुरुआत में बात की जाए तो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो कुल 8 होती है, इंक्लूडिंग मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए कुल 8 न्यायाधीश। वर्तमान में बात की जाए तो कुल 34 न्यायाधीश हैं, इंक्लूडिंग मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 124 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि भारत के पास भारत में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात आर्टिकल 124 में की गई है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं 124 के अंतर्गत, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको देख लेते हैं एक एक करके। जैसे न्यायाधीशों की संख्या की बात कर ली जाए तो संसद के पास ये पावर है। मतलब संसद क्या कर सकती है, संसद विधि के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। तो बढ़ाने की शक्ति है संसद के पास। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 124 के अंतर्गत सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति तो की जाती है, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश पर। और कॉलेजियम क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। कॉलेजियम की बात कर ली जाए तो ये 1993 में ये कॉलेजियम व्यवस्था शुरू की जाती है, यहाँ से शुरुआत होती है। सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट के आधार पर कॉलेजियम सिस्टम का विकास हुआ है, कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ये आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। बट कॉलेजियम की बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट के आधार पर इनका विकास हुआ है, कॉलेजियम व्यवस्था का, कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। कॉलेजियम की बात करें ना तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान में नहीं है। ये कैसे, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इनका विकास कैसे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के आधार पर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कॉलेजियम की बात करें तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, कॉलेजियम में कुल 5 सदस्य होते हैं। एक तो हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और बाकी जो 4 होंगे ना, ये वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा। 1+4 ये मैंने लिखा भी होगा इसमें कहीं पर, हाँ यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर कॉलेजियम व्यवस्था 5 सदस्य होते हैं। 1993 में शुरुआत होती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम अन्य न्यायाधीश। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं योग्यता की। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट का, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट, यहाँ लिखा हुआ है एक या एक से अधिक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। कम से कम कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 वर्ष का। ये ध्यान रख लीजिएगा। इसको ऐसे ध्यान रख लीजिए, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट, ये तो कॉमन है दोनों जगह, दूसरी में भी, दूसरी लाइन ये जो देख रहे हैं ये, और ये तीसरा जो पॉइंट देख रहे हैं, दोनों में ये कॉमन है। तो ये तो याद रह जाएगा आपको, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट। यहाँ पर बात की गई है कि न्यायाधीश होना चाहिए, मतलब न्यायाधीश के तौर पे काम किया होना चाहिए। तो न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर बोला गया है 5 वर्ष के लिए। और नीचे अगर यहाँ देखिएगा, नीचे देखिएगा तो यहाँ पर अधिवक्ता, वकील के तौर पर काम किया होना चाहिए 10 वर्ष के लिए। तो बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष, यहाँ पर 10 वर्ष। ये 5 वर्ष जो है न्यायाधीश रहना चाहिए,
10 वर्ष की बात कर ली जाए तो अधिवक्ता वकील, कम से कम ये बोला गया है, कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात कर लीजिए तो ये ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रपति की राय में वह पारंगत विधिवेता होना चाहिए, मतलब कानून का जानकार होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि शपथ की बात कर लिया तो जो न्यायाधीश होंगे वो शपथ कहाँ लेंगे, तो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नियुक्त किया गया व्यक्ति होगा उनके समक्ष शपथ ले सकते हैं। रिटायरमेंट की बात कर ली जाए तो 65 वर्ष की आयु में इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, इनका रिटायरमेंट हो जाता है। उसके बाद पद त्याग की बात कर लिया, पद त्याग वो करेंगे तो किनको संबोधित करके, तो राष्ट्रपति को, ये सब ध्यान रख लीजिएगा। हटाने की प्रक्रिया की बात कर ली जाए ना, मान लीजिए उनके अगेंस्ट में कदाचार साबित हो जाता है, ठीक है, साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर, मतलब कि जज के पद पर रहने लायक नहीं है, तो उनको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को जैसे हटाया जाता है ना महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। बट ध्यान ये रखना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में, बट सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की जो प्रक्रिया है इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, प्रोसेस सेम ही है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है राष्ट्रपति में कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। विशेष बहुमत मैंने आपको समझा दिया है, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो मैं दोबारा इसको पढ़ने नहीं जाऊँगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास वो भेज दिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, कुल मिला मतलब राष्ट्रपति फिर अगर साइन कर देंगे तो वो हट जाएंगे। कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए तो यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, ठीक है। यहाँ मैंने लिख ही दिया है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया, किंतु संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है। तो ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। एक और बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा कि रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत की अनुमति नहीं होती है किसी भी न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। हालांकि कभी ज़रूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट को ही तो उनको बुलाया जाता है, आगे हम देखेंगे, बट उनको किसी और अदालत में वकालत की अनुमति नहीं होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं, वेतन की बात की गई है अनुच्छेद 125 में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन की बात की गई है 125 में, और इनको जो वेतन दिया जाता है संचित निधि से दिया जाता है, और उसका वेतन का जो निर्धारण किया जाता है कितना वेतन दिया जाएगा, ये संसद के द्वारा किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कितना अभी वेतन मिल रहा है वर्तमान में। और उसके बाद आर्टिकल 126 की बात कर लीजिए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वो होते हैं, इनको अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश के नहीं रहने पर या फिर उनकी अनुपस्थिति में अस्थायी तौर पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश की, आर्टिकल 126 के तहत ध्यान रख लीजिए। उसके बाद आर्टिकल 127 की बात कर ली जाए तो इसमें एडहॉक न्यायाधीश की बात की गई है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है कोरम पूरा करने के लिए। जैसे कि लोकसभा की बात हमने की थी तो उसमें मैंने बताया था कि कोरम पूरा करने के लिए 1/10 1/10 सदस्य होने चाहिए, कम से कम इतने होने चाहिए, 10% सदस्य होने चाहिए। तो वैसे ही मिनिमम जो क्राइटेरिया है कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसमें ऑब्वियस सी बात है, अगर दूसरे हाई कोर्ट से न्यायाधीश को बुलाया जा रहा है तो वहाँ पर जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनसे सलाह लेकर, उनसे परामर्श करके वहाँ से बुलाया जाता है न्यायाधीश को। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ठीक है, संबंधित हाई कोर्ट, मतलब जहाँ से न्यायाधीश को बुलाना है, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस न्यायालय के किसी न्यायाधीश को बुला लिया जाता है। और ये इस प्रावधान की बात करें तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तदर्थ न्यायाधीश की बात करें तो। और हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया है। आर्टिकल 128 की बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको विशेष परिस्थिति में बुलाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अनुरोध किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बुलाने के लिए। तो ये सारी बात। और उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 की बात की जाए तो इसके तहत ये आप ध्यान रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट जो है ना, वो निचली अदालत के लिए एग्जाम्पल के रूप में काम करते हैं। मतलब इनकी जो जजमेंट है, इनके आधार पर वो अपना निर्णय सुना सकते हैं, जजमेंट सुना सकते हैं, ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 129 में बात की गई है। और सेम टू सेम अगर हाई कोर्ट की बात कर ली जाए
तो हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है निचली अदालत के लिए। किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 215 में। तो ये डिफरेंस ध्यान रख सकते हैं, 129 215। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिकल 131 की बात कर लीजिए, 131 की बात कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है उसकी बात की गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 131 की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत, इसके तहत बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितने भी विवाद है ना वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं। मतलब ना वो जिला न्यायालय में जाएंगे ना हाई कोर्ट में जाएंगे, ये सारे के सारे विवाद डायरेक्ट कहाँ पर आएंगे? सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत अगर बात करें तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं। जैसे कौन कौन से विवाद है, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये मान लीजिए केंद्र सरकार हो गया, केंद्र हो गया, बनाम केंद्र बनाम राज्य की सरकार हो जाती है या फिर एक से ज़्यादा सरकारें हो जाती हैं, इनके बीच कोई विवाद होता है, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद बात करें दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है तो भी इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि केंद्र सरकार, मान लीजिए केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के साथ कोई राज्य सरकार है, ठीक है, ये एक साथ है, और इनके अगेंस्ट में मान लीजिए कोई राज्य सरकार है या फिर बहुत सारी राज्य सरकारें हैं, तो इनके मध्य भी कोई विवाद होता है तो ये भी इनके अंतर्गत आएंगे। तो ये डायरेक्ट कहाँ पर आएंगे? सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। एक्सेप्शन के रूप में ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, राज्यों के मध्य अगर नदी जल विवाद होता है ना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, ये बात करें 126 से 136 की बात कर ली जाए तो यहाँ से यहाँ तक अपीलीय, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात की गई है। जैसे ये मूल क्षेत्राधिकार है, ये मूल क्षेत्राधिकार है, मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही आना पड़ेगा ऐसे विवादों में। और अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात कर लीजिए तो ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जिला न्यायालय में कोई केस चला, वहाँ से फैसला सुनाया गया, कोई संतुष्ट नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट में जाएगा अपील के माध्यम से, फिर हाई कोर्ट में नहीं संतुष्ट हुआ तो वो कहाँ पर जाएगा? अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो आर्टिकल 132 से 136 ये ध्यान रख लीजिएगा। 137 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का कोई अपना जजमेंट ही है तो उसके पुनरावलोकन का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 137 में ये बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विलोकन। जैसे कि इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे आप जानते हैं केशवानंद भारती वाद, तो बहुत सारे वाद विवाद के बाद, बहुत सारे जजमेंट के बाद ये फैसला आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते पलटते ये जजमेंट दिया कि संसद जो है मूल अधिकार के साथ साथ किसी भी उपबंध में, संविधान की बात कर ले तो किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन आधारभूत ढांचा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मौलिक ढांचा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रख लीजिए। हाँ, तो ये मैं क्या बता रहा था, 137। तो 137 के बाद बात करें, 138 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है, आर्टिकल 138 में बात की गई है। 139 की बात करें तो किसी भी हाईकोर्ट में चल रहे मामला को किसी अन्य हाईकोर्ट में भेजने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 139 में ये बात कही गई है। उसके बाद आर्टिकल 141 की बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो घोषित विधि है ना वो भारत के सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होंगे, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आर्टिकल 143 की बात कर लीजिए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, राष्ट्रपति के पास, मतलब राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति होती है 143 के अंतर्गत। आर्टिकल 130 भी आप ध्यान रख सकते हैं, आर्टिकल 130 130। जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में है, वहाँ से सारा फैसला सुनाया जाता है, लेकिन आर्टिकल 30 के तहत बात की जाए, आर्टिकल 30 के तहत बात की जाए तो राष्ट्रपति के आदेश से, राष्ट्रपति का परमिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो किसी और जगह से भी, कहीं और भी सुप्रीम कोर्ट बैठ सकता है, वहाँ से भी फैसला सुनाया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, आर्टिकल 130। और उसके बाद ये सब कुछ एक बातें आप देख सकते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। संविधान की व्याख्या का अंतिम जो अधिकार होता है किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर ली जाए तो इसका जो आधार है रूल ऑफ द लॉ है, ठीक है, विधि का शासन है। सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी जो पीठ थी जिसमें 13 न्यायाधीश थे, ठीक, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ये कौन सा वाद था? केशवानंद भारती वाद, 1973। PIL की बात कर ली जाए तो PIL आप ध्यान रख सकते हैं, PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। इसमें अगर बात करें जनहित याचिका, इसको बोलते हैं। जनहित याचिका कहने का मतलब, मान लीजिए कहीं पर आप कोई दिक्कत प्रॉब्लम देख रहे हैं, किसी पर अत्याचार देख रहे हैं, तो मतलब किसी अन्य व्यक्ति या फिर समाज के पास ये अधिकार है कि वो जाकर केस फाइल कर सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जो पीड़ित है वही कर सकता है, कोई और भी जाकर कर सकता है जनहित याचिका के तहत, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं PIL।
तो इसका जो उद्गम होता है यूएस से, और भारत में इसके जनक जो है पीएन भगवती, ये सब ध्यान रख सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1979 से, और किस बात से इसकी शुरुआत होती है ध्यान रख सकते हैं, किस जजमेंट से, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। केशवानंद भारती के मामले में मैंने समझा, केशवानंद भारती के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया है, मौलिक ढांचे से संबंधित है ये। उसके बाद इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद की बात कर ली जाए तो ये सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। उसके बाद ये देख सकते हैं आपकी कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य तथा पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल। ठीक है, तो ये जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है तथा भूमि सुधार कानून से संबंधित ये सब बातें हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट की बात की जाए तो आर्टिकल 214 याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट की बात कही गई है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होना चाहिए। सामान्यतः मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एक से अधिक राज्य के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। ठीक, ये आगे हम देख लेंगे। उसके बाद 215 की बात कर ली जाए तो उच्च न्यायालय जो होगा ना, ये अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा 129 जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट काम करता है। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, और आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। आर्टिकल 217 की बात कर ली जाए तो हाँ, जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर उसने अगर कार्य किया है तो वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। या फिर कम से कम 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, तो वो न्यायाधीश बन सकता है हाई कोर्ट का। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद टाइम की बात कर लिया, कार्यकाल की बात कर लिया तो 62 वर्ष, अभी फ़िलहाल तो 62 वर्ष ही है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए। और शपथ की बात कर ली जाए तो राज्यपाल के सामने या फिर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथ ले सकता है। पद त्याग की बात कर ली जाए तो ये राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख के द्वारा पद त्याग कर सकता है। हटाने की प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही इसकी भी प्रक्रिया है। देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया तो हाई कोर्ट को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वेतन एवं भत्तों की बात कर ली जाए तो यही राज्य की संचित निधि से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी सैलरी मिलती है। पेंशन की बात कर ली जाए तो भारत की संचित निधि, वही बात हो गई। वेतन भत्ते पेंशन की बात कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते, जबकि पेंशन की बात कर लिया तो भारत की संचित निधि से। ये ध्यान रख लीजिएगा डिफरेंस। उसके बाद हाँ, एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश की बात कर ली जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने देखा है, तो एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश की बात कर ली जाए तो एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और अन्य जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा होती है। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, ये देख लीजिए अनुच्छेद 231 के तहत देख लीजिए, एक हाई कोर्ट के लिए, जो शुरू में मैंने बोला, एक हाई कोर्ट के लिए एक से अधिक क्षेत्राधिकार हो सकते हैं। संसद विधि के द्वारा कानून बना सकती है, मतलब संसद के द्वारा विधि बनाई जा सकती है, और एक हाई कोर्ट के लिए एक से अधिक क्षेत्राधिकार हो सकते हैं। जैसे इसी के तहत देखिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, इस अधिनियम के तहत देखिए यहाँ पर बम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं। एक तो महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव आ जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ही आप देख सकते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल आ जाता है, अंडमान निकोबार आ जाता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत देख लीजिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड आदि ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं कुल हाई कोर्ट की संख्या। वर्तमान में आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आई थिंक 25 ही होना चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद संचित निधि की बात कर ली जाए, कंसोलिडेटेड फंड की बात करें तो संचित निधि की बात भारत के संविधान में अनुच्छेद 266 में कही गई है। तो आर्टिकल 266 जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 266 की बात की जाए तो इसमें क्या कहा गया है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक संचित निधि होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं संचित निधि में कौन सी राशि जमा होती है। जमा राशि की बात कर ली जाए तो देखिए, सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व, जैसे सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, आयकर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अन्य कर एवं शुल्क। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा ऋण की वसूली से जो प्राप्त धन आदि होते हैं, ये सब इसमें जमा होते हैं संचित निधि में। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर देख लीजिए
अब ये जो जमा हो रहे हैं ना, ये राशि जमा हो रही है संचित निधि के रूप में, इसमें ध्यान ये रखना है कि आकस्मिक निधि और राज्यों को दिए जाने वाले करों को छोड़कर, मतलब आकस्मिक निधि जो जमा हो रही है और राज्य को जो कर दिए जा रहे हैं, राज्य को दिए जाने वाले कर और शुल्क को छोड़कर बाकी जो राशि जमा हो रही है वो संचित निधि में जमा हो जाएंगे। ठीक है, इनको छोड़कर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर। खर्च की बात कर ली जाए तो इसको खर्च करने के लिए विधायिका की अनुमति आवश्यक है, लेकिन वही आकस्मिक निधि की बात कर ली जाए तो वहाँ पर विधायिका की अनुमति, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है विधायिका की अनुमति आवश्यक नहीं है। सरकार के जो मुखिया होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा खर्च किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। अगर आकस्मिक निधि की बात कर ली जाए, आकस्मिक निधि की बात किस में कही गई है? आर्टिकल 267 में। यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है, इसका यूज किया जा सकता है इमरजेंसी की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो हो ही गया। और यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, ये तो कई बार हमने यहाँ से जो यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं इनको हमने देख ही लिया है। जैसे संचित निधि की अगर हम बात करें, संचित निधि की बात करें तो देखिए यहाँ से किनको किनको वेतन दिए जाते हैं। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए, इनको वेतन दिए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति को, राष्ट्रपति को, सीएजी को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि को। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पेंशन दिया जाता है। अगर भारत की संचित निधि की बात कर ली जाए तो पेंशन यहाँ से दिया जाता है। बाकी सारी चीज़ें ये आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा ये डिफरेंस समझ लीजिएगा। आकस्मिक निधि की बात हमने कर ली है, कंटिजेंसी फंड की। उसके बाद आपात उपबंध की बात कर लेते हैं। इमरजेंसी की बात करें तो देखिए, इमरजेंसी की बात करते हैं तो पहली इमरजेंसी देखिए, एक तो है 352, 356 और 360, तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। 352 की बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो इसकी उद्घोषणा कब की जाती है? कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? किस स्थिति में? तो युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, आंतरिक विद्रोह पहले यहाँ पर वर्ड था, आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को यहाँ पर ऐड किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ध्यान रख लीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को ऐड किया गया है, रिप्लेस किया गया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपातकाल की बात कर लिया तो हाँ, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। उसके बाद एक ये ध्यान रख लीजिएगा, जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा होगी तो उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर, मतलब 1 माह तक तो चलिए आपातकाल रहेगा, बट 1 माह के भीतर अगर संसद की स्वीकृति नहीं मिलती है तो 1 माह के बाद खत्म हो जाएगा। अगर स्वीकृति मिल जाती है तो 6 महीने और बढ़ जाएगा। तो संसद की यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। वो भी किस बहुमत के द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत जरूरी है। राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा दिया गया है तो संसद की स्वीकृति की बात करें तो उसमें विशेष बहुमत जरूरी है। बाकी जो इमरजेंसी है, जैसे 356 और 360 की बात की जाए तो वहाँ साधारण बहुमत से काम चल जाएगा। तो ये डिफरेंस ध्यान रख लीजिएगा, राष्ट्रीय आपात में विशेष बहुमत, बाकी दोनों जो इमरजेंसी है उसमें साधारण बहुमत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इसमें ये ध्यान रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, हालांकि ये मैंने आपको बता दिया है कि अनुच्छेद 352 में आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द ला दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर क्या लाया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द ला दिया गया। उसके बाद ये बताया है मैंने, ये हाँ प्रभाव क्या पड़ेगा ये ध्यान रख लीजिएगा। जैसे अनुच्छेद 358 में ये उल्लेख किया गया है कि आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जो है ना ये निलंबित हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, ये उल्लेख किया गया है 358 में, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 352 की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है उस स्थिति में ये उल्लेख कहाँ पर किया गया है? 358 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। साथ ही साथ ये ध्यान रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 359 में क्या उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मतलब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, 20-21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अन्य मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, लेकिन 20-21 नहीं होंगे। कायदे से आपको ध्यान ये रखना है कि 20-21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। 358 में कहा गया है 19 मौलिक अधिकार, जो 19 है वो निलंबित हो जाएगा, और 359 में कहा गया है कि 20-21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। ये बात ध्यान रख लीजिएगा।
और ये बात, इसकी बात करें तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 355 में क्या कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ठीक है, संघ का क्या कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक जो अशांति है उससे प्रत्येक राज्य की क्या करें, रक्षा करें। ये सारी बातें हैं, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये आप ये स्टेटमेंट ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ये KM नामबियार के द्वारा ये कहा गया है, तो ये लाइन बस ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इधर आ जाइए, बाकी के आपातकाल की बात कर लीजिए, बाकी के इमरजेंसी की बात कर लिया। 356 की बात करें, देखिए राष्ट्रपति शासन 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन की बात कर ली जाए तो इसमें क्या कहा गया है कि इसकी जो उद्घोषणा होगी किस आधार पर हो जाएगी, राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता देखी जाती है, ऐसा देखा जाता है कि राज्य जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इसमें होगा क्या कि राज्य की समस्त जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी। और ये ध्यान रख लीजिएगा कि उद्घोषणा के पश्चात 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है, और ये जो अनुमोदन होगा ये साधारण बहुमत के द्वारा होगा। ठीक, मैंने समझा दिया है आपको, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं कि सदन की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने महीने तक बढ़ जाएगा, 6 महीने तक बढ़ जाएगा, और इसी प्रकार 6-6 महीने करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, प्रभाव क्या पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये मैं प्रभाव से पहले आपको थोड़ा सा ये वित्तीय आपात समझा देता हूँ, फिर प्रभाव देख लेते हैं। जैसे 360 की बात कर लीजिए, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात की बात कही गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। अब इसमें बात यह है ना कि इसकी उद्घोषणा की जाती है कब, मतलब भारत या फिर भारत के किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अगर खतरे में आ जाती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की संतुष्टि पर अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ वित्तीय आपात लगाना चाहिए तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि उद्घोषणा के पश्चात संसद की स्वीकृति इसमें भी अनिवार्य है, सामान्य बहुमत से ही, साधारण बहुमत से ही इसमें भी, ठीक है। और 2 माह के भीतर, इसमें भी 2 माह के भीतर, पहले वाले में 1 माह और राष्ट्रपति शासन में 2 माह, इसमें भी 2 माह के भीतर। तो ये सारी बातें हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और ये अनिश्चित काल तक वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति वापस नहीं ले लेता है, ठीक है। तो अनिश्चित काल इसमें ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया साधारण बहुमत, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पर समझाया है आपको, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, अब इसमें जो वापस लिया जाएगा ना राष्ट्रीय आपातकाल, टाइम के साथ तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मान लीजिए पहले ही वापस लेना है तो साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति वापस ले लेंगे। तो साधारण बहुमत यहाँ पर जरूरी है सदन के द्वारा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, राष्ट्रपति शासन में बात करें तो राष्ट्रपति यहाँ पर खुद से ही वापस ले सकता है, अगर टाइम से पहले वापस लेने की बात की जा रही है तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। जबकि 360 में बात कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। किसमें, वित्तीय आपातकाल में भी वापस लेने की बात अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं प्रभाव क्या पड़ सकता है इस पर। प्रभाव की बात करें तो देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, 358 में ये बात कही गई है, 20-21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, 359 में ये बात कही गई है। राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या हो जाएगा, ये आप वैसे समझ ही सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। संघात्मक ढांचा एकात्मक बन जाता है, मतलब जो राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं रहता है, वो जो पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। तो संघात्मक ढांचा जो है एकात्मक बन जाता है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि राज्य की विधानसभा निलंबित, ये तो समझ ही गए हैं। उसके बाद ये संसद जो है ना राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय शक्तियों का प्रयोग या फिर आचरण की बात कर ली जाए तो उससे संबंधित जो निर्देश देगा वो कौन देगा, संसद दे सकती है। तो ये सब बात है। एक्सेप्शन में ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान ये अपवाद है, मतलब राष्ट्रपति जो है ना हाई कोर्ट किसी भी राज्य, मतलब जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो हाई कोर्ट की शक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकता है राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब वह संविधान के किसी ऐसे अनुच्छेद का पूर्णतः या अंशतः, पूरी तरह से या फिर थोड़ा बहुत, ठीक है, तो पूर्णतः या अंशतः निलंबन नहीं कर सकता है जिसका संबंध राज्य के हाई कोर्ट से है। तो हाई कोर्ट में छेड़छाड़ वो नहीं करेगा उस राज्य के, ये बात समझ लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये है, वित्तीय आपात काल की बात करें, वित्तीय आपात अगर लगता है
तो इसके तहत क्या क्या प्रभावित हो सकता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय आचरण के बारे में निर्देश दिए जा सकते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट बात, संघ की बात करें, संघ, प्रांत या फिर अन्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है, और यही 69 पीपीएससी का ये प्रश्न है। ठीक है, तो संघ, प्रांत या फिर अन्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हैं। उसके बाद राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनः विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। ये सारी बातें हैं, प्रभाव जरूर ध्यान रख लीजिएगा। नोट्स आप देख लीजिएगा, ले लीजिएगा, रिवीजन में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं वित्त आयोग की। फाइनेंस कमीशन की बात कर ली जाए तो वित्त आयोग के गठन की बात आर्टिकल 280 में कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 280 ध्यान रख लीजिएगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि वित्त आयोग की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर, सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 280 में ये बात कही गई है, और आवश्यकता पड़ने पर समय से पहले भी किया जा सकता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। सदस्य की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, संघ और राज्य के मध्य मतलब करों का वितरण। मुख्य जो कार्य है, संघ और राज्यों के मध्य करों का वितरण इनका प्रमुख कार्य है। और भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान पर भी विचार किया जाता है। ठीक, ये विचार विमर्श करके बताते हैं ये कि कितना दिया जाए, कितना नहीं दिया जाए, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ ये सब बातें आप बस देख सकते हैं आप कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों की हिस्सेदारी 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, केसी नियोगी रहे। 15वें वित्त आयोग की बात कर लिया तो यहाँ पर देखिए 42% से एक और कम कर दिया गया, 1% कम करके 41% कर दिया गया राज्यों की हिस्सेदारी। फिर वर्तमान अध्यक्ष नहीं, ये अपडेट कर लीजिएगा। हाँ, वर्तमान में तो यही है, एनके सिंह है 15वें वित्त आयोग। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी गई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नीति आयोग की, बात कर लेते हैं। देखिए नीति आयोग की बात करें तो इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। इसकी बात करें तो ये एक संविधानेतर संस्था है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने एक दो वर्ड सुने होंगे, एक तो संवैधानिक आपने सुना होगा, एक संवैधानिक सुना होगा, संवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक, ध्यान से सुनिएगा। एक विधिक सुना होगा या फिर सांविधिक। तो संवैधानिक का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। फॉर एग्जाम्पल वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, तो ये सब संवैधानिक संस्था है। एक होता है सांविधिक, आप समझ पा रहे होंगे। एक होता है सांविधिक मतलब संसद में एक्ट बनाया गया होगा, एक्ट बनाने के बाद, कानून बनाने के बाद कानून के तहत किसी आयोग का गठन किया गया होगा, तो वो होता है सांविधिक। वो संस्थाएं कैसी होती हैं, सांविधिक संस्थाएं होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सांविधिक संस्था है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये सांविधिक संस्था है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सब क्या है, सांविधिक संस्था है। वैसे ही केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है। एनजीटी का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात कर ली जाए तो ये भी क्या है, ये सब सांविधिक संस्था है। ठीक है, अब देखिए मतलब संवैधानिक और सांविधिक के अलावे कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका निर्माण कैसे किया जाता है, उनका गठन कैसे किया जाता है, तो उनका गठन कार्यपालिका के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके बाद ये सब संस्थाएं गठित कर दी जाती हैं, जैसे कि नीति आयोग है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है संविधानेतर संस्था। योजना आयोग की जगह पर इसको लाया गया। तो नीति आयोग की बात कर ली जाए तो ये संविधानेतर संस्था है। ठीक है, वैसे ही आपने एनडीसी का नाम सुना होगा। योजना आयोग अगर पढ़े हैं तो एनडीसी भी पढ़े होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर ली जाए। वैसे ही भारत का जो विधि आयोग है, ठीक, ये सब कैसी संस्थाएं हैं, संविधानेतर संस्थाएं हैं। मतलब ये ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद नीति आयोग की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात कर ली जाए तो इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं ना, ये नीति आयोग के, इनकी जो शक्ति होती है, इनकी जो पोजीशन होती है, इनकी बात करें तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान इनका क्या बोलते हैं, इनकी पोजीशन होती है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नीति आयोग का पूरा नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
पहले अध्यक्ष की बात कर लीजिए तो ये देख लीजिए अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं निर्वाचन की। निर्वाचन की बात करें तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अनुच्छेद 324 की बात करें, आर्टिकल 324 की बात करें तो इसके तहत निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। निर्वाचन आयोग किस लिए? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग के गठन की बात 324 में कही गई है। ये ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो निर्वाचन आयोग होता है इसके एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, तीनों को समान शक्ति मिली होती है, तीनों के पास समान पावर है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और वेतन एवं भत्ते भी उनके समान ही होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य होंगे, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, ठीक है। तीनों को समान शक्ति और समान वेतन। कार्यकाल की बात कर ली जाए तो कार्यकाल जो इनका होता है 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो मतलब पहले हो, जो भी पहले हो, ये ध्यान रख लीजिएगा, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। उसके बाद बात करते हैं 24 के तहत ही, ये ध्यान रख लीजिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, निर्वाचन आयुक्त जो होता है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसके समान ही होती है। उसके बाद ये सब आप ध्यान रख सकते हैं कि अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त या फिर जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं उनको हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा 326 की बात करें तो इसमें वयस्क मताधिकार की बात कही गई है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 326 के तहत अगर बात की जाए तो। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पहले जो वयस्क मताधिकार के लिए जो आयु निर्धारित थी वो 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। प्रभावी कब से हुआ? 1989 से। बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा 61वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया वयस्क मताधिकार की आयु, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए निर्वाचन आयोग की कार्य एवं शक्तियों की बात कर ली जाए तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ये तो आप समझते ही हैं। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण करना, नियंत्रण निर्देशन करना, ये सारी चीज़ें हैं। सुपरिटेंडेंस। उसके बाद हाँ, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना या फिर सीमांकन करना। परिसीमन का मतलब आप समझते हैं, तो ये सारी बातें हैं। हाँ, उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा राज्य निर्वाचन आयोग, मतलब स्थानीय निकाय जो होते हैं ना, स्थानीय निकाय वाला जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वो निर्धारित किया जाता है या फिर कराया जाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा स्थानीय निकायों को स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है वो संपन्न कराया जाता है। स्थानीय निकाय मतलब पंचायत या फिर नगर पालिका के स्तर पर जो चुनाव होते हैं। उसके बाद परिसीमन आयोग भी ध्यान रख लीजिएगा। परिसीमन आयोग अभी जो मैंने बताया है ना, सांविधिक निकाय, तो ये जो है ना, ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक संस्था है ये परिसीमन आयोग। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। इसका जो गठन किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत, यहाँ लिखा ही हुआ है, देख लीजिए, संसदीय विधि के द्वारा इसका गठन किया जाता है। मतलब ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, अलग से एक्ट बनाकर इस आयोग का गठन किया गया है, इसलिए सांविधिक निकाय है। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। परिसीमन आयोग का काम क्या है? चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये एक समिति है, ये किससे संबंधित है ये ध्यान रख लीजिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति की बात कर लीजिए तो ये लोकसभा चुनाव सुधार से संबंधित है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट ये फैक्चुअल बातें हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि भारत में मत देने का अधिकार जो है ये एक वैधानिक अधिकार है, ठीक है, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं, याद रख लीजिएगा, वैधानिक अधिकार है। उसके बाद प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर ली जाए तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर ली जाए तो वीएस रमादेवी। और उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार ये सब प्रदान किया जाता है। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात करें ना, तो इसी के तहत जो निर्वाचन आयोग है वो राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, या फिर राजनीतिक जो दल है उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है या फिर राज्य स्तरीय दल का दर्जा देता है। तो ये सब बातें ध्यान रख लीजिएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। उसके बाद ये देख लीजिए स्थानीय स्वशासन की बात कर ली जाए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर ली जाए
तो ये तो आप जानते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन, किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और भारत की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन है वो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है। यहाँ पर ये किनकी सिफारिश पर, किनके सुझाव पर ये लाया गया था, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये समिति कब बनाई गई थी, 1957 में। तो बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली अपने यहाँ है। जैसे ग्राम स्तर पर आप देखिएगा ग्राम पंचायत है, प्रखंड स्तर पर देखिएगा पंचायत समिति है, जिला स्तर पर देखिएगा जिला परिषद है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इधर की तरफ। यहाँ लोकल गवर्नमेंट से संबंधित कुछ एक समितियाँ हैं इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ देख लीजिए बलवंत राय मेहता समिति 1957, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। सुझाव दिया था त्रिस्तरीय प्रणाली का, ठीक है, त्रिस्तरीय पद्धति का। अशोक मेहता समिति की बात कर ली जाए तो द्विस्तरीय का दिया था अशोक मेहता ने। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। इसमें देखिए बलवंत राय मेहता 3 वर्ड है तो त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 वर्ड है तो द्विस्तरीय। उसके बाद ये भी इसी से संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन से ही संबंधित है। जैसे GVK राव समिति की बात कर ली जाए तो ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि पंचायती राज जो है ना, पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव की सिफारिश की गई थी GVK राव के द्वारा। और उसके बाद ये समिति ध्यान रख लीजिएगा LM सिंघवी समिति भी जो है ना, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। जैसे स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, मैंने बगल में लिख ही दिया है। ये ध्यान रख लीजिएगा कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति किसके द्वारा की गई थी, LM सिंघवी समिति के द्वारा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए प्रथम स्पष्ट संस्तुति, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, LM सिंघवी समिति के द्वारा। अब आ जाइए देख लेते हैं जो भी स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो उसमें देख लीजिए यहाँ पर ये डेट याद रख लीजिएगा, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 डेट याद रख लीजिएगा। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है कब, किस अधिनियम के द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। और ये प्रभावी हो जाता है 24 अप्रैल 1993 से, बट ऊपर वाला ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये संशोधन किया गया। उसके बाद भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, ये आप देख सकते हैं कि वैधानिक शुरुआत जो है ना इसके लिए मूलतः ये 64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुई थी, बट ये अल्टीमेटली 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लिया तो इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। उसके बाद हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है ना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है, प्रथम राज्य है। और उसके बाद ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट तो क्या बोलेंगे, बस 1-2 नज़र रिवीजन के क्रम में देखते रहिएगा। अनुच्छेद हैं ये, जैसे अनुच्छेद देखिए 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है, पंचायत से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद 243 जी की बात कर ली जाए तो जो 29 विषय हैं, जो कार्य हैं, उनकी सूची इसमें दी गई है। उसके बाद 243 के की बात कर ली जाए तो इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है, मतलब निर्वाचन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी व्यवस्था की बात की गई है अनुच्छेद 243 के में। और वैसे ही ये ध्यान रख सकते हैं कि नगरपालिका निर्वाचन की बात करें तो नगरपालिका निर्वाचन को भी यही संचालित करता है, कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये तो शुरू में ही आप देख चुके हैं। किस आर्टिकल के तहत, ये ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिकल 243 ZA। उसके बाद ये सब देख सकते हैं, आर्टिकल 243 D की बात कर लीजिए तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। पंचायती स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी, ठीक है। SC और ST को भी, महिलाओं को भी और SC ST को भी। अगर और नगर पालिका के लिए भी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, पंचायती स्तर पर भी और नगर पालिका के स्तर पर भी। ये सारी बातें हैं, आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ 243T। और यहाँ पर देख लीजिए स्थानीय निकाय में बात करें तो चलिए 1/3 की बात तो कही गई है,
बट कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जैसे कि बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा ये आंध्र प्रदेश आदि हो गया। ठीक है, ये कुछ एक चीज राज्य हैं, आप देखते रहिएगा। उत्तराखंड आप नीचे देख रहे होंगे। उसके बाद 243 आर्टिकल 243C की बात करें तो पंचायत की जो संरचना है ना, पंचायत की संरचना जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा ये सब निर्धारित किया जाएगा। 243I की बात कर ली जाए तो पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसका जो पुनर्विलोकन होगा, जो रिव्यू होगा, तो रिव्यू के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, यही आयोग नगर पालिका के लिए भी कार्य करेगा। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ये जरूर ध्यान रख सकते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब सब कुछ, जितने भी फैसले हैं, जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो सब ऊपर ऊपर ही नहीं हो, मतलब केंद्र राज्य के स्तर पर ही नहीं हो, ग्राम स्तर तक भी पहुँचे। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये सब ध्यान रख सकते हैं कि पंचायती राज जो है ना, ये राज्य सूची का विषय है और चुनाव का जो निर्णय है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। और सामान्यतः अगर बात कर ली जाए तो 5 वर्ष ही होता है। नगर पालिका की भी बात कर ली जाए तो 5 वर्ष ही इनका कार्यकाल होता है। कम से कम जो आयु होती है 21 वर्ष होती है। ठीक है, पंचायती राज चुनाव, पंचायती व्यवस्था की बात कर ली जाए तो इसमें जो चुनाव न होता है तो चुनाव लड़ने के लिए कम से कम जो आयु चाहिए 21 वर्ष चाहिए। और उसके बाद इन समितियों की बात हमने कर ली। हाँ, ये भी देख सकते हैं संथानम, सादिक अली, ये सब जो समितियां हैं ना, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। तो ये सब नाम ध्यान रख लीजिएगा कि किन से संबंधित है। उसके बाद ये देख लीजिए 73वां के बाद 74वां जो संविधान संशोधन होता है 1992 में ही होता है, जो कि 1 जून 1993 से प्रभावी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके द्वारा जो शहरी स्थानीय स्वशासन है अर्थात नगर पालिका है, इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। इसके तहत क्या होगा कि भाग 9 का जोड़ा जाएगा, उसमें 18 नए अनुच्छेद जोड़े जाएंगे और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी। मतलब 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची ऐड की जाती है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है आप समझ गए होंगे, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, जिनमें कितने विषय हैं, जिसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं 3 प्रकार, मतलब अगर नगर पालिका स्तर पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 स्तर देखिएगा आप, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये सब बस 1-2 नज़र देख सकते हैं। जैसे आर्टिकल 243ZD की बात कर ली जाए तो जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है और यहाँ ZD लिखा हुआ है, डी की जगह पर ई ला दीजिए। ZE की बात कर ली जाए तो महानगर के लिए वो योजना समिति के गठन की, मतलब योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है यहाँ पर। तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद ये बात भी ध्यान रख सकते हैं आप, प्रखंड स्तर की बात करें ना, 3 स्तर है ना, एक ग्राम स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर, एक जिला स्तर पर। तो प्रखंड स्तर पर बात कर ली जाए तो प्रखंड स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिस राज्य की जनसंख्या बात करें 20 लाख से कम हो। ठीक है, वही लिखा हुआ है, प्रखंड स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो। तो ये उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 1 की बात कर लिया तो आपको पता है संघ के नाम एवं राज्य क्षेत्र की बात कही गई है आर्टिकल 1 में। अनुच्छेद 2 की बात कर ली जाए तो इसमें नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना की बात की गई है। तो ये सब बात आप ध्यान रख लीजिएगा, सीमाओं का जो परिवर्तन होता है राज्यों के, ये सब बात अनुच्छेद 2 में कही गई है। उसके बाद आर्टिकल 5 की बात हमने कर ली है, 14 की बात कर ली है, 15 की बात हो चुकी है, 17 की भी बात हो चुकी है, 22, 32, 39 का 40 सब की बात हो चुकी है, 41 की भी बात हो चुकी है, 42, 44, 45, 50 की भी बात हो चुकी है, 51 क की भी बात हो चुकी है, 52 की बात हो चुकी है, 54 की बात हो चुकी है, 61 की बात हो चुकी है, 74, 75 ये सब ये आप पढ़ चुके हैं ना। 74 मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई है 74 में। फिर 75 की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित ये अनुच्छेद है 75। ये जितने भी अनुच्छेद हैं इनकी बातें हमने कर ली है। 76 की बात कर लीजिए महान्यायवादी, ये सब बातें हो चुकी है। 79 की बात कर लीजिए संसद के गठन, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, ये सारी बातें हो चुकी हैं। फिर 85 की बात कर ली जाए तो ये सारी बातें हो चुकी है, संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, विघटन करना। 108 की बात कर ली जाए संयुक्त बैठक की बात, 110 धन विधेयक, 112 हाँ ये ध्यान रख लीजिएगा 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, बजट का उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में। संविधान में किसका उल्लेख किया गया है बजट की जगह पर? वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 112, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा।
धन विधेयक के बाद आप 117 में आपको पता है कि वित्त विधेयक की बात की गई है। 123 राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है। 124 की बात हो चुकी है, 137 की बात हो चुकी है, 131 की बात हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 148 की भी बात हो चुकी है, भारत के जो CAG होते हैं, ठीक है। 155 की बात अभी करने वाले हैं हम, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है या फिर राज्यपाल का जो पद होता है 153 में ये उल्लेख है, तो ये सब हम अभी देख लेंगे। उसके बाद 164 की बात करें तो ये भी हम देख लेंगे, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है 164 में ये बात कही गई है। 65 में राज्य के अधिवक्ता की बात, महाधिवक्ता की बात, ये बातें हो चुकी हैं। 63 की बात कर लीजिए तो राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा राज्य में, 163 में कहा गया है, तो ये अभी देख लेंगे हम। बाकी ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 201 की बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति के विचार के लिए जो राज्यपाल आरक्षित मतलब विधेयक रख लेता है, जो विधेयक आरक्षित कर लेता है, वो आर्टिकल 201 में कहा गया है। आर्टिकल 201 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद 213 की बात कर ली जाए तो राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। 214 राज्यपाल के हाईकोर्ट की बात कही गई, ये देख चुके हैं। 216 में हाईकोर्ट के गठन की बात कही गई है, ये सब देख लीजिएगा। हाँ, 226 की बात कर लेते हैं तो हाईकोर्ट के द्वारा रिट जारी करने की शक्ति की, ये भी हम देख चुके हैं पहले ही। 231 की बात कर ली जाए तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट, इसकी भी बात हमने कर ही ली है। हाँ, 2 से 41 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट की बात कही गई है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बात कही गई है 241 में, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, कहाँ गया 262, इसकी भी बात हो चुकी है। 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद निपटारा से संबंधित ये आर्टिकल है। उसके बाद 263 की बात कर ली जाए तो अंतर्राज्यीय परिषद काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है इसमें। 266 संचित निधि की बात हो चुकी है। 267 आकस्मिक निधि की बात हो चुकी है। 280 वित्त आयोग, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ये भी हम देख चुके हैं। 300A या फिर 300 का, ये मतलब ये क्या किया जाता है, जो संपत्ति का अधिकार होता है, मौलिक अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया जाता है और उसको कहाँ रख दिया जाता है, यहाँ 300 क के अंतर्गत, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद 312 की बात करें, अखिल भारतीय सेवाओं का इसमें प्रावधान किया गया है, ये सब देख लीजिएगा। 315 की बात कर लिया तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसकी बात कही गई है। 318 की बात कर ली जाए तो ये लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति जो है इस 318 अनुच्छेद के तहत मिलती है ये शक्ति, ठीक है। उसके बाद 324 की बात कर ली जाए तो निर्वाचन आयोग की बात कही गई है इसमें। 326 की बात करें तो लोकसभा विधानसभा के लिए जो निर्वाचन होता है उसमें वयस्क मताधिकार की बात जो कही गई है 326 में। वयस्क मताधिकार की बात करें तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, आयु की बात कर रहे हैं, कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। 330 की बात करें तो लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 331 की बात करें तो ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा ही दिया गया है। क्या हटा दिया गया है कि लोकसभा में पहले आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व होता था, मतलब रिजर्व सीट थी, बट उसको डिलीट कर दिया गया है, निष्प्रभावी हो गया है अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये 331 था, ये किससे संबंधित था, लोकसभा से संबंधित था, ये ध्यान रख लीजिएगा। और 333 की बात करें तो विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात करता था, तो ये भी निष्प्रभावी हो गया है। हाँ, तो 330 यहाँ पर लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण की बात करता है। 332 ध्यान रख लीजिएगा, विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण की बात करता है। उसके बाद 338 की बात कर लें तो ध्यान रख लीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC आयोग, ठीक है, SC आयोग की बात 338 में। 338 क या फिर A में ST की बात, 338 ख या फिर B में BC की बात, पिछड़े वर्ग की बात, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, SC ST BC 338 से 338 B। उसके बाद बात करें तो हाँ 343 में संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई है। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की बात कही गई है। 352, 356, 360 हमने बातें कर ली है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, 368 भी बात हमने कर ली है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो मिलती है 368 के तहत, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद चलिए कुछ एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। पहला जो संविधान संशोधन होता था 1951 में, इसमें क्या किया जाता है ये ध्यान रख लीजिएगा, अनुच्छेद 31 का, अनुच्छेद 31 ख तथा 9वीं अनुसूची जोड़ा जाता है पहले संविधान संशोधन के द्वारा। 7वां जो संविधान संशोधन होता है 1956 में, ये ध्यान रख लीजिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात यहाँ कही गई है। तो उसके बाद भाषा के आधार पर
पहले राज्य का जो गठन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर गठित पहला जो राज्य होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये देख लीजिएगा 31वां संविधान संशोधन 1973 की बात की जाए तो लोकसभा की जो सीटें 525 होती है उसको बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है, 545। और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात कर ली जाए तो इसमें बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं, इसीलिए इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो 42वें संविधान संशोधन की बात कर ली जाए, ये डेट भी याद रख लीजिएगा 1976। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ये तीनों वर्ड ध्यान रख लीजिएगा, पहले भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा देखिए क्या भाग 4 क ऐड किया जाता है, जिसमें मूल कर्तव्य आप देखेंगे भाग 4 क में मूल कर्तव्य। उसके बाद ये देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति को मतलब मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया जाता है। मतलब जो यहाँ से कोई विधेयक पारित करके राज्यसभा लोकसभा से दोनों सदन से पारित करके अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य है सहमति देने के लिए, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया जाता है। बट ये जो है बाध्यता ये खत्म हो जाती है 44वें संविधान संशोधन 1978 में आकर। देखिए यहाँ 1 मिनट लिखा हुआ है, यहाँ पर राष्ट्रपति को पुनः विधेयक को पुनः विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है। मतलब एक बार वो वापस लौटा सकता है, उसके बाद फिर वापस आता है तो राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे होंगे। बट एक बार लौटाने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भाग 4 का, हाँ 42वें की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति वाला हो गया। हाँ, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ना, यहाँ पर 5 वर्ष पहले होता है, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी के तहत आप देखिएगा, इसी के अंतर्गत 5वीं जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल आप देखिएगा 6 वर्ष हो जाता है, 1971 से लेकर 1977 तक, इंदिरा गांधी के टाइम में। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 44वां के बारे में मैंने ये बता दिया है। हाँ, ये बात हालांकि हमने ये सारी बातें हो चुकी हैं, बट यहाँ पर देख ले रहे हैं। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में ये देख लीजिए, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आंतरिक अशांति को हटाकर रिप्लेस करके क्या ला दिया जाता है वहाँ पर शब्द सशस्त्र विद्रोह, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया जाता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष जो किया गया रहता है 42वें संविधान संशोधन में, उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये देख लीजिए, हाँ, इसी संविधान संशोधन के द्वारा ये मैंने बता दिया है पहले ही कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार हैं ये। बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे बट 20-21 नहीं होंगे। ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन 1985 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके द्वारा दल बदल ये दल बदल पर रोक हेतु इसमें प्रावधान किया जाता है, इस संशोधन की बात कर ली जाए तो। और साथ ही 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, तो ध्यान रख लीजिएगा दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है, 10वीं अनुसूची है, ठीक है। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल पर रोक हेतु प्रावधान किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। 10वीं अनुसूची ऐड की जाती है। उसके बाद ये देख लीजिए, इसकी भी बात हमने कर ली है, 61वां संविधान संशोधन 1988 की बात कर ली जाए तो मतदाता की जो आयु होती है ना, न्यूनतम आयु वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इसकी भी बात हो ही चुकी है, 73वें संविधान संशोधन 1992 की बात कर लिया तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन 1992 की बात कर ली जाए तो इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं कि 84वां संविधान संशोधन 2001 की बात कर ली जाए तो इसके द्वारा जो लोकसभा एवं विधानसभा में जो सीटें हैं ना, तो उन सीटों के पुनः निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। मतलब 2026 तक सीटों का निर्धारण नहीं किया जाएगा, घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके द्वारा देखिए क्या किया जाता है, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाता है और ये प्रभावी कब से होता है, 2010 से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ ना कि पहले DPSP में अनुच्छेद 45 जो है ना, उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, मतलब 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते थे उनकी शिक्षा और उनकी देखभाल का ख्याल रखना था, किनको, राज्य को। बट 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया जाता है कि बचपन से लेकर 14 वर्ष तक नहीं, 6 से लेकर 14 वर्ष
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, कहने का मतलब आपको पता है कि प्रारंभिक शिक्षा जो चलती है लगभग 6 से 14 वर्ष तक ही चलती है, तो इसको मौलिक अधिकार में डाल दिया जाता है। बाकी जो अनुच्छेद 45 होता है ना, उसमें क्या कर दिया जाता है, बचपन से लेकर 6 वर्ष तक बाकी चीज़ें वैसी ही रहती हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अनुच्छेद 45 के विषय जो विषय वस्तु है उसमें बदलाव कर दिया जाता है। और इसी संशोधन के द्वारा एक और काम किया जाता है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य होता है उसको जोड़ दिया जाता है। 10 तो पहले से होते हैं, 11वां जोड़ दिया जाता है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। उसके बाद ये सब देख सकते हैं, हाँ ये देख लीजिए 97 जो संशोधन होता है, 97 संशोधन 2001 में, इसकी अगर बात करें तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर संवाद जो संविधान संशोधन होता है 2015 में, तो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित ये संशोधन है। फिर 101वें संविधान संशोधन की बात कर ली जाए 2016 में, तो जीएसटी से संबंधित है। 102वें की बात कर लिया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। 103वें की बात कर ली जाए तो सामान्य वर्ग के लिए EWS को, ठीक है, उनको 10% आरक्षण की बात की जाती है। फिर 104वें संविधान संशोधन की बात कर ली जाए तो इसमें देखिए क्या किया जाता है। अभी मैंने बता ही दिया था आपको थोड़ी देर पहले कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में जो SC ST के लिए आरक्षण है ना, इसमें तो चलिए 10 वर्ष के लिए वृद्धि कर दी जाती है, बट ये मैंने बता दिया है कि लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। प्रभावी होता है 25 जनवरी 2020 से, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद चलिए कुछ एक और संशोधन देख लेते हैं, जैसे ये देख लीजिए, हाँ जैसे 105वां संशोधन जो हुआ है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 की बात कर ली जाए, इसमें क्या हुआ है, राज्य के द्वारा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं SE BC की बात कर ली जाए, तो इनकी पहचान करने की उनकी शक्ति को बहाल किया गया है इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023, इसकी बात कर ली जाए तो इसमें देखिए क्या किया गया है, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। शुरुआत की बात करें, अभी की बात करें तो 15 वर्ष के लिए ये प्रावधान किया गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, इसमें SC और ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं, ठीक है, SC और ST के लिए भी आरक्षित सीटें भी शामिल है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए कुछ एक राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर लें, जैसे सबसे पहले तो राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज आपको पता है तिरंगा है। इनको जो तैयार किया गया था, ये किनके द्वारा तैयार किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। अपनाया कब गया था, 22 जुलाई 1947 को। पट्टी के रंग की बात कर लीजिए तो आपको पता है सबसे ऊपर केसरिया है जो साहस एवं बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफ़ेद देखेंगे संति एवं सच्चाई का प्रतीक है, और हरा देखेंगे नीचे उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद चक्र की बात कर ली जाए तो चक्र का जो रंग है वो नीला है, तीलियों की इसमें संख्या जो है 24 है, और इसका जो फॉर्मेट है ये कहाँ से लिया गया है ये आप ध्यान रख सकते हैं, अशोक के जो सारनाथ स्तंभ है उससे ये फॉर्मेट लिया गया है। और ये जो प्रतीक की बात करें, चक्र जो है किसका प्रतीक है, प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। राज्य चिन्ह की बात कर ली जाए तो देख लीजिए यहाँ पर जो राज्य चिन्ह है ना, नेशनल एम्बलम की बात कर ली जाए तो ये किसकी अनुकृति है, अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है ना उसकी अनुकृति है, तो ये आप देखते होंगे, आप समझ ही रहे हैं। इस पर जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, और आपको पता है कि सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ये कब अपनाया गया इस राज्य चिन्ह को, 26 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रख लीजिएगा। और जो राज्य चिन्ह आप देखते हैं उसमें सिंहों की जो संख्या होती है, कितने सिंह है टोटल, 4 हैं, और सिंह जो बैठे हुए होते हैं ना उसके नीचे आप देखिएगा तो जो नीचे अंकित चिन्ह है उसमें देखिए बीच में क्या देखेंगे आप, अशोक चक्र देखेंगे, दाईं तरफ आप बैल की आकृति देखेंगे और बाईं तरफ घोड़े की आकृति देखेंगे, तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रगान की बात करें तो जन गण मन, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि से ये लिया गया है, तो ध्यान रख सकते हैं। आधिकारिक रूप से इसको अंगीकृत किया जाता है 24 जनवरी 1950 को। गायन की अवधि आपको पता है, ये सब 52 सेकंड, ये सब ऐसे ही देख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय गीत की बात कर ली जाए तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है एक आनंद मठ, उसी से लिया गया है वंदे मातरम, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन ये राष्ट्रगान अपनाया गया, तो ये सब देख सकते हैं। उसके बाद हाँ, एक संविधान संशोधन ये छूट रहा था, इसको आप देख लीजिएगा। 91
91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होता है ना, मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है, इसको सीमित करके देखिए क्या किया गया है, मतलब 15% से अधिक नहीं होगा जितने सदस्य हैं, ठीक है। लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बात कर ली जाए, राज्य में मंत्रिपरिषद की बात कर ली जाए, जो मंत्रिमंडल तैयार होता है, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल, इसमें मैंने डिफरेंस बता दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो राज्य मंत्रिपरिषद में देख लीजिए 15% से अधिक नहीं, यहाँ पर भी वही बात की गई है, लेकिन 12 से कम भी नहीं, 12 से कम मंत्री भी नहीं होने चाहिए, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं राज्यपाल की, बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगर राष्ट्रपति आपने पढ़ लिया है तो राज्यपाल पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं। जैसे राज्यपाल की बात करें तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, अर्थात संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति की बात की गई है, जो कि नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, बट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करते हैं, तो वो कभी भी हटाए जा सकते हैं, ये बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद त्याग पत्र की बात कर लिया तो राष्ट्रपति को संबोधित एक स्व हस्ताक्षरित लेख के द्वारा वो त्याग पत्र दे सकते हैं। योग्यता की बात कर ली जाए तो जो राज्यपाल होते हैं उनके पास राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए। आयु की बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति के जैसा इनकी भी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, संसद या फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद इनको शपथ कौन दिलाता है, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश जो इनके समकक्ष या फिर उनके समकक्ष जो भी हैं, ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। वेतन एवं भत्तों की बात कर ली जाए तो इनको भी मतलब इनको राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते मिलते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आर्टिकल्स की बात कर ली जाए, 163 की बात कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। कायदे से बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद के गठन की बात आर्टिकल 123 में 163 में कही गई है, ध्यान रख लीजिएगा। 164 में क्या बोला गया है कि मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, राज्यपाल नियुक्ति करेगा आर्टिकल 164 के तहत, किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये बात समझ पा रहे होंगे। बाकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये भी इसी में है, ये आप समझ गए हैं। अनुच्छेद 200 की बात कर लीजिए, 200 की बात करें तो देखिए, विधेयक पर अपनी सहमति देने, ठीक है, अपनी सहमति देगा वो, या फिर रोकने के अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, देने या फिर रोकने के अतिरिक्त क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित रख सकता है, ये बात आर्टिकल 200 में कही गई है। उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पर कि आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह अनुमति देता है या फिर रोक लेता है, ये 201 में, मतलब इसमें राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह अनुमति देगा या फिर रोक लेता है। उसके बाद 23 की बात करें तो 123 में राष्ट्रपति के लिए, यहाँ पर 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं आप कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य जो होते हैं ना, औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, ठीक है। और राज्यपाल जो होता है राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है संसद की बात करें तो वहाँ पर, तो ये सारी बातें हैं। अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ा है अच्छे से तो राज्यपाल पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कार्य हैं इनके राज्यपाल के आप देख सकते हैं, विधानसभा का सत्र बुलाना जैसे राष्ट्रपति का काम है, यहाँ पर देखिए विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना या फिर विघटन करना। विधान परिषद में जैसे राष्ट्रपति वहाँ राज्यसभा में नियुक्ति कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर विधान परिषद में 1/6 सदस्य को नामित करता है राज्यपाल, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है ना, उसके अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, बट हटाया नहीं जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनके मतलब हाईकोर्ट के नीचे, तो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये सब देख सकते हैं। न्यायिक शक्ति की बात कर ली जाए तो जैसे राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है वैसे ही राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है, जैसे क्षमा हो गया, लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, विराम, प्रविलंबन, इसको काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा।
और ये न्यायिक शक्ति की बात करिए, क्षमा की बात करें, क्षमादान की शक्ति की बात करें तो आर्टिकल 161 में ये बात कही गई है। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि मृत्यु दंड की स्थिति में क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए, स्वतंत्र भारत की पहली जो महिला राज्यपाल बनती है वो सरोजनी नायडू बनती है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ एक आयोग है, इंपॉर्टेंट आयोग है, इनका नाम ध्यान रख लीजिए कि ये किन से संबंधित है, संबंधित क्षेत्र क्या है। जैसे आयंगर रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो ये संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से संबंधित रिपोर्ट है। राजमन्नार आयोग की बात कर ली जाए तो IAS IPS पद को समाप्त करने की सिफारिश से संबंधित ये आयोग है। वोहरा समिति की बात कर ली जाए तो राजनेताओं और अपराधियों के बीच जो गठजोड़ है उनकी जांच करने से संबंधित ये आयोग है, समिति है, ध्यान रख लीजिएगा। दिनेश गोस्वामी समिति की बात हमने कर ली है, चुनाव सुधार से संबंधित है। तारकुंडे समिति की बात कर ली जाए तो देख लीजिए, यही वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। तारकुंडे समिति। सरकारिया आयोग की बात कर ली जाए तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो देखिए, भाग 11 में विधायी संबंध एवं प्रशासनिक संबंध दोनों की बात भाग 11 में की गई है। और भाग 12 में चले जाइएगा तो वित्तीय संबंध की बात की गई है। ये सारी बातें हमने कर ली है। चलिए कुछ एक महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, बहुत सारे अनुच्छेद तो हम पहले ही देख चुके हैं केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक और देख लेते हैं। जैसे कि हाँ, ये विधायी संबंध की बात कर लिया 245 से 55 तक है। अनुच्छेद की बात कर लिया, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंध से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। फिर इसमें देखिएगा आपकी विधायी शक्तियों के बंटवारे हेतु तीन सूचियों का प्रावधान किया गया है, जो कि 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो ये सारी बातें हमने पहले ही कर ली हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे संघ सूची में अभी वर्तमान में बात करें तो 100 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची की बात कर ली जाए तो 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात कर ली जाए तो 52 विषय हैं। ये सारी बातें हैं। और आर्टिकल 249 की बात करें तो राज्यसभा वाले में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, भाग 11 में यहाँ पर प्रशासनिक संबंध की बात करें तो देखिए, प्रशासनिक संबंध की बात करें तो आर्टिकल 256 से लेकर 63 तक के जो अनुच्छेद है ये प्रशासनिक संबंध से रिलेटेड है। तो इसमें भी कुछ एक एग्जाम्पल, जैसे ये ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जैसे आर्टिकल्स की बात करें तो 2 से 63 आप ध्यान रख सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति को एक अंतर राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है 263 के तहत। ये तो पहले भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद ये एक आर्टिकल आप ध्यान रख सकते हैं, आर्टिकल 257 इसमें क्या कहा गया है, देखिए, संघ की सरकार के द्वारा कुछ दशाओं में राज्य पर नियंत्रण। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए संघ सरकार के द्वारा कोई काम किया जा रहा है राज्य में, मान लीजिए कि हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ठीक है, अब उस काम में मान लीजिए राज्य की जो कार्यपालिका है, उनका जो प्रशासन है वो आकर रोक टोक करने लगे तो फिर वो दिक्कत की बात हो सकती है। तो कुछ स्थिति में वही आर्टिकल 257 की बात कर लिया तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग प्रभावित नहीं हो। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार के द्वारा किसी राज्य में अगर कार्य किया जा रहा है तो वो बाधित नहीं हो, कहने का मतलब ये हुआ। उसके बाद वित्तीय संबंध की बात कर ली जाए तो भाग 12 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 268 से लेकर 81 तक 281 तक, जिसमें आप देख सकते हैं अभी हमने इसको ये सब देख ही लिया है। जैसे केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व वितरण की बात कर लिया तो उससे संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे आप देख लीजिए, भारत एवं राज्यों की संचित निधि का प्रावधान किया गया है 266 में। भारत एवं राज्यों के लिए आकस्मिक निधि का प्रावधान 267 में। वित्त आयोग के गठन की बात की गई है 280 में। तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये सब हमने देख ही लिया है पहले से। उसके बाद ये एक आयोग है, इसको आप देख सकते हैं कि सरकारिया आयोग जो है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे, RS सरकारिया। इसका गठन जून 1983 में किया गया था, रिपोर्ट सौंपी गई थी 1988 में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, सरकारिया आयोग जो है ना ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और यहाँ पर मैंने नीचे लिख ही दिया है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग। अन्य आयोग कुछ हैं, जैसे राजमन्नार समिति है, पुंछी आयोग है, सरकारिया आयोग देख ही रहे हैं। तो ये सब कुछ एक आयोग जो है ना ये केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आज ये राजनीतिक दल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी की बात कर लें, कैसे निर्धारित किया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान भी रख लीजिएगा। जैसे देखिए, ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है ना, इसके द्वारा, इसके तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो होता है निर्वाचन आयोग करता है इसी एक्ट के तहत। उसके बाद राजनीतिक दलों को
पहली बार संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी 1985 में। राजनीतिक जो दल है ना, उनको पहली बार संवैधानिक मान्यता मिली थी 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। तो ये अधिनियम जो है ना, संशोधन अधिनियम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आज ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय दल की मान्यता जो प्रदान की जाती है उनके लिए शर्तें क्या है, कौन सी शर्त है। तो सबसे पहले देखिए कि कोई भी दल हो 4 या फिर अधिक राज्य, ठीक है, 4 राज्य या फिर अधिक, 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता अगर उसको प्राप्त है किसी पार्टी को 4 या फिर अधिक राज्यों में, तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जा सकती है। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा, राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की जा सकती है। उसके बाद या फिर क्या होगा, लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा। लोकसभा की बात करें या फिर राज्य विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से, ठीक है, 4 अलग अलग राज्यों से, एक ही राज्य से नहीं, 4 अलग अलग राज्यों से, देखिए कुल वैध जो मत होंगे ना, जितने वोट दिए जा रहे हैं, जो दिए जा रहे हैं, कुल वैध मतों के 6% प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, 4 अलग अलग राज्यों से 6% मत प्राप्त करें, तथा इसके अतिरिक्त, इसके साथ साथ 4 लोकसभा सीटें भी जीतनी चाहिए। 4 लोकसभा सीट जीतने चाहिए और 6% मत प्राप्त होना चाहिए, दोनों एक साथ, तो वो राष्ट्रीय दल बन सकती है वो पार्टी। उसके बाद इसके अलावा अगर ये नहीं होता है तो तीसरा कंडीशन देख लीजिए, कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का, कम से कम 3 राज्य से लोकसभा में जो कुल सीटें हैं उसका कम से कम 2% सीट जीतनी चाहिए उस पार्टी के द्वारा, तो वो राष्ट्रीय दल की मान्यता उसको दी जा सकती है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अभी बात करें कि कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर लीजिए तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये 9वीं राष्ट्रीय पार्टी, ये अपडेट नहीं किया गया। ठीक है, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो 9वीं थी, हालांकि अभी फ़िलहाल में 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, 6। कौन कौन सी पार्टियाँ हैं, नाम एक बार सुन लीजिए। बीजेपी आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2 पार्टियाँ ये हो गई, मैं नाम बोल देता हूँ। उसके बाद तीसरी पार्टी आप बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। चौथी पार्टी आप ध्यान रख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM, CPIM, 4 पार्टियाँ ये हो गई। उसके बाद आप देखेंगे नेशनल पीपुल्स पार्टी, NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी, 5 पार्टियाँ हो गई। एक और कोई पार्टी है आम आदमी पार्टी, हाँ आम आदमी पार्टी। तो ये 6 पार्टियाँ हैं, इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं राज्य स्तरीय की, बात कर ली जाए। राज्य स्तरीय दल की मान्यता जो प्रदान की जाती है उसके लिए शर्तें क्या हैं, तो राज्य विधानसभा के चुनाव में डाले गए जो कुल वैध मत हैं 6% इनको प्राप्त होने चाहिए, और साथ ही 2 सीटें भी जीतनी चाहिए। ठीक है, या फिर किसी राज्य विधानसभा में 3% सीट जीतें, समझ रहे हैं, किसी राज्य विधानसभा में 3% सीट जीतें, या विधानसभा में 3 सीटें, 3% सीट जीतें या फिर 3 सीटें जीत लें, जो भी ज़्यादा हो, जो भी अधिक हो, 3% सीट जीतें या फिर 3 सीटें जीत लें, जो भी अधिक होगा उसके आधार पर उनको राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्रदान की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं या फिर और क्या कंडीशन हो सकता है, और क्या शर्त हो सकती है, तो ये लोकसभा चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से, राज्य को जो आवंटित सीटें हैं लोकसभा में, तो प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट उस पार्टी को जीतनी चाहिए, कम से कम 1 सीट। या फिर अन्य एक शर्त ये है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त होना चाहिए। हार जीत की इसमें बात नहीं है, बस न्यूनतम 8% मत उनको प्राप्त हो जाता है, वैध मत प्राप्त हो जाता है, तो उनको राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद वरीयता क्रम की बात कर लेते हैं। देखिए, वरीयता क्रम की बात कर लीजिए तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, राजनीतिक जो समारोह होते हैं ना, उन समारोह के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों जरूरी है, देखिए वरीयता क्रम की बात कर ली जाए तो केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं ना, इनका जो पद क्रम होता है अलग अलग होता है, मतलब इनके पद क्रम से संबंधित है वरीयता अनुक्रम। जैसे सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी है, उसके नीचे कौन सा अधिकारी है, पद की बात कर लीजिए, पोजीशन की बात कर लीजिए तो उसमें, ठीक है। तो जो समारोह होता है तो उनको बिठाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वरीयता अनुक्रम, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। तो ये क्रम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे देखिए सबसे ऊपर सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर देख लीजिए उसके बाद जो पोजीशन है उपराष्ट्रपति का है, फिर प्रधानमंत्री,
ये तीनों एक साथ ध्यान रख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। उसके बाद आ जाते हैं राज्यों के राज्यपाल, मतलब अपने राज्य में, जिस राज्य में ये समारोह हो रहा है उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो चौथे पर, मतलब प्रधानमंत्री के बाद उनका क्रम है। उसके बाद आ जाइएगा भूतपूर्व जो राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लोकसभा के अध्यक्ष, इनका जो क्रम होता है बराबर ही होता है, समान ही क्रम होता है, तो इनको एक साथ मैंने लिखा है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, इनको एक साथ ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं कौन, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। आपको पता है कि विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको जितनी भी सुविधाएं दी जाती है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं दी जाती है, कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं सुविधा के हिसाब से अगर बात की जाए तो, ठीक है। तो केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, राज्यों के जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में अगर वहाँ पर समारोह हो रहा है तो ये समान क्रम में, मतलब ये एक साथ इनको रख लीजिएगा, बट ये इनके नीचे आएंगे। यहाँ तक जो देख लिया हमने उनके नीचे ये सब आएंगे, बट इनका जो क्रम है, इनके क्रम की बात कर लीजिए तो इनका समान ही क्रम है, आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, इन लोगों से नीचे कौन आते हैं, फिर आएंगे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, भारत में स्थित विदेशों के जो राजदूत होते हैं तथा राष्ट्रमंडल देशों के जो उच्चायुक्त हैं, या फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य से बाहर, अपने राज्य से बाहर अगर कोई समारोह हो रहा है तो राज्यों के राज्यपाल, और राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य से बाहर, ठीक है। ये एक क्रम में है लेकिन इनके बाद आ रहे हैं, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, ये ऑर्डर में ध्यान रख लीजिएगा, ये एल्गोरिदम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इनके बाद आ जाएंगे, इन लोगों के बाद। फिर इनके बाद आ जाएंगे यूपीएससी के अध्यक्ष, सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये तीनों एक साथ आएंगे, इनका जो क्रम होता है समान ही होता है, बट इनके नीचे होंगे, ये 9 तक जो हमने देखा है इनके नीचे ये आएंगे, इसके नीचे और लोग आते हैं। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट क्रम है, पद क्रम, इनको आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, हाँ ये सारी बातें हमने कर ली हैं। संसद की कार्यवाही से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे प्रश्नकाल की बात कर ली जाए तो ये ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन आवर की बात करें तो देखिए, संसदीय कार्य दिवस का ये पहला घंटा होता है, ये 11 से 12 बजे तक, आपको पता है 11 से लेकर 12 बजे तक। और उसके बाद ये देख लीजिए कि संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें जो संसद के सदस्य होते हैं उनके द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कौन कौन से तरह के प्रश्न होते हैं। जैसे देखिए, एक तो होते हैं तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चंस, मतलब इसका जो उत्तर होता है मंत्री कैसे देता है, इसका उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है, लिखित रूप से नहीं दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। आप कॉमन सेंस से भी ये समझ सकते हैं कि अनुपूरक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, क्योंकि वो उत्तर मौखिक रूप से दे रहे हैं। लिखित रूप से देंगे तो आप कैसे अनुपूरक प्रश्न पूछिएगा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन कैसे पूछ लीजिएगा, तुरंत उत्तर कैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि वो मौखिक रूप से उत्तर दे रहे हैं, इसलिए अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं, ये सब देखिए प्रिंट जो किया जाता है, ये किस पर किया जाता है, ग्रीन पेपर पर। तो ये कलर याद रख सकते हैं आप, ग्रीन पेपर, तारांकित प्रश्न। उसके बाद ये देख लीजिए, उसके बाद आता है अतारांकित, अनस्टार्ड प्रश्न की बात कर ली जाए तो इसका जो उत्तर होता है मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। तो चूंकि लिखित रूप में दिया जा रहा है तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, अवसर ही नहीं मिलेगा। और ये प्रिंट ध्यान रख लीजिएगा व्हाइट पेपर पर, अतारांकित प्रश्न। उसके बाद अल्प सूचना प्रश्न की बात कर ली जाए, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस की बात कर ली जाए तो 10 दिन से कम की सूचना पर पूछा जाता है, उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, इसीलिए पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रिंट की बात कर ली जाए तो पिंक पेपर, ये ध्यान रख लीजिएगा अल्प सूचना प्रश्न के लिए। उसके बाद ये देख सकते हैं निजी सदस्यों के द्वारा पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न की बात करें तो ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हैं। प्रिंट की बात करें तो येलो पेपर, तो ये सब कलर ध्यान रख सकते हैं, पिंक पेपर, येलो पेपर। प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल, 0 आवर, 12 से 1 बजे तक। इसकी बात करें तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसका जो प्रावधान है ना, संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये इसमें क्या होता है कि संसद सदस्य जो होते हैं ना, बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं इस काल में, शून्यकाल में। उसके बाद चलिए कुछ एक प्रस्ताव की बात कर लेते हैं, प्रस्ताव और संकल्प की, मोशन एंड रिजोल्यूशन की बात करें तो देखिए, प्रस्ताव की बात करें तो आपको पता है कि प्रस्ताव जो होता है किसी मंत्री द्वारा या किसी निजी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है,
ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे विश्वास प्रस्ताव की बात करी जाए, कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर ली जाए, तो ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद के द्वारा पेश किया जाता है। मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। अनुच्छेद 75 की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख किया हुआ है, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। हाँ, ये आप बहुत बार सुने होंगे अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर ली जाए तो ये आपको पता है कि लोकसभा में ये देखिए ये किनके द्वारा पेश किया जाएगा, ये आप समझ भी सकते हैं। चूँकि अविश्वास प्रस्ताव है ना, तो ये विपक्ष के द्वारा ही पेश किया जाएगा। उसके बाद ये अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। तो अविश्वास प्रस्ताव की बात कर ली जाए तो लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। उसके बाद ये जो पेश किया जाता है तो कहाँ पर किया जाएगा? लोकसभा में ही किया जाएगा ना, क्योंकि जनता का जो सदन है वो कौन सा सदन है? लोकसभा है। ठीक है, वहीं से तो मंत्रिमंडल तैयार हुआ है, वहीं पर तो प्रत्यक्ष रूप से लोग चुनकर गए हुए हैं। तो देखिए पेश जो किया जाता है लोकसभा में किया जाता है विपक्ष के सदस्यों के द्वारा, तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार गिर जाएगी। निंदा प्रस्ताव की बात कर ली जाए तो ये जो पेश किया जाता है लोकसभा में किया जाता है विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा। नाम से पता चल रहा है निंदा प्रस्ताव है तो विपक्ष के सदस्य के द्वारा ही पेश किया जाएगा इसको भी। तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा कहाँ पर पेश किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है। स्थगन प्रस्ताव की बात कर ली जाए तो ये भी पेश किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा में पेश किया जाता है और ये सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। तो ये सब बातें ध्यान रख लीजिएगा किसके द्वारा पेश किया जा रहा है। स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो लोकसभा में पेश किया जाता है, सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश कर दिया जाएगा और 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। कम से कम 2.5 घंटे तक इस पर यहाँ पर चर्चा होती है। उसके बाद विशेषाधिकार ध्यान या फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात कर लिया। दोनों प्रस्ताव की बात करें तो ये जो पेश किया जाता है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, सदन का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। बस जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, तो इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। विशेषाधिकार की बात करें या फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और सदन का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। बाकी देख रहे हैं सब लोकसभा है, इसीलिए ये ध्यान रख लीजिएगा। समापन प्रस्ताव की बात करें तो इसका अन्य नाम कटौती प्रस्ताव भी है। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। एक तो साधारण प्रस्ताव होता है, एक कंगारू समापन प्रस्ताव होता है, एक घटकों के द्वारा जो समापन प्रस्ताव होता है, एक गिलोटिन होता है। तो साधारण की बात करें तो इस पर पर्याप्त चर्चा होती है। ठीक है, पर्याप्त चर्चा होती है। समापन प्रस्ताव की बात कर ली जाए तो ये जो साधारण टाइप है इस पर पर्याप्त चर्चा होती है। बट कंगारू की बात कर ले तो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होती है। घटकों के द्वारा जो समापन प्रस्ताव लाया जाता है इसमें टाइप बनाकर कैटेगराइज करके अलग अलग टाइप पर डिस्कशन चलता है। ठीक है, तो टाइप बनाकर इस पर चर्चा होती है। गिलोटिन की बात कर ली जाए तो बिना किसी चर्चा के, मतलब नहीं के बराबर चर्चा होती है, नहीं के बराबर चर्चा होती है समापन प्रस्ताव पारित करने के लिए। ये सारी बातें। उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव की बात कर ली जाए तो ये पारित होना सरकार के लिए एकदम आवश्यक होता है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। धन्यवाद प्रस्ताव जो है ना पारित होना सरकार के लिए आवश्यक होता है, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में ये सब वर्ड ये सब जो वाक्य हैं, सेंटेंस है, यूज किए जा सकते हैं, इसीलिए इन सब बातों को आप ध्यान रख लीजिएगा। ये सारी बातें हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।